हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआरकेज एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पर बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पर बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या हो रहा था भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग एटीपी बना रहे थे। लेकिन लास्ट में हमने क्या कहा, प्रोफेसर पीटर मिचेल साहब आए जिन्होंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटीपी नहीं बनेगा बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से एटीपी बनता है। तो इसी थ्योरी को हमने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी नाम दिया था। तो अब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बेसिकली होती कैसे, तो देखो लिखते इधर, लिखना शुरू करते। आज का हमारा एजेंडा है केमी ऑस्मोटिक थियरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? प्रोफेसर पीटर मिचेल। प्रोफेसर पीटर मिचेल, ओके। इसमें इन्होंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स को आप लोग यूज़ में लोगे, ठीक है। और यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है जो है एटीपी सिंथेज एंजाइम। एटीपी सिंथेज एंजाइम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CF0 या फिर CF1 पार्टिकल, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है एटीपी सिंथेस? इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स, ठीक है। एक होता है आपका F1 या फिर CF1 और दूसरा होता है आपका F0, ठीक है। दो कंपोनेंट से बनता है। F1 इज बेसिकली योर एटीपी सिंथेस, मेन एटीपी सिंथेस, एंड अदर इज योर जस्ट प्रोटॉन चैनल। अब कंसेप्ट क्या होता है कि जब 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 F0 में से प्रोटॉन्स पास करेंगे तब F1 ऑटोमेटिकली यहाँ पर एटीपी बना देता है। क्लियर है? यानी कि इसका कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि जब भी F0 में से प्रोटॉन्स पास होंगे तब आपका F1 पार्टिकल क्या कर देगा, एटीपी का फॉर्मुलेशन कर लेगा, यहाँ पर एटीपी बन जाएंगे। समझ गए? तो ये होता है CF0 F1 पार्टिकल, ठीक है। अब हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को समझते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या क्या होता है, केमी ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। केमी ऑस्मोसिस के रिक्वायरमेंट्स से सबसे पहले आपको चाहिए होगी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, अब मुझे ध्यान से बताओ, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है मतलब इसमें कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा? सोचो, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है मतलब इसमें कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा? अरे भाई, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों? क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2, ठीक है, ओके। एक तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है। अगला आपको इसमें रिक्वायर्ड होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। जो आपने देख लिया एटीपी सिंथेज एंजाइम, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, ठीक है। अगला आपको चाहिए होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगला आपको चाहिए होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और लास्टली आपको चाहिए होगा प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप, तो ये चार चीज़ें आपको केमी ऑस्मोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एक तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रोटॉन पंप। ये एनसीईआरटी में दी गई है चार चीज़ें। आपको कुछ भी एमसीक्यू बना के इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक बाहर का दे देगा, फाइंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस, ऐसा सवाल यहाँ पर बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं आप लोग केमी ऑस्मोसिस का, ठीक है। केमी ऑस्मोसिस में सबसे पहले क्या होगा, मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम लोग थाइलाकॉइड बना लेते हैं अच्छा खासा। तो देखते हैं थाइलाकॉइड, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हमें बना ली। जो थाइलाकॉइड के बाहर होता है दैट इज बेसिकली योर स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स, और अंदर की तरफ आपका क्या होता है, लूमेन, ओके। अब यहाँ पर हमने बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो जो कंपोनेंट्स पढ़े वो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कि हियर देयर इज फोटो सिस्टम 2 एसोसिएटेड, ओके। हियर देयर इज कोएंजाइम क्विनोन एसोसिएटेड, कोएंजाइम क्विनोन एसोसिएटेड। हियर देयर इज प्लास्टोक्विनोन, ओके। हियर देयर इज साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, जिसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, साइटोक्रोम B6 एंड F, ओके। हियर देयर इज एसोसिएटेड प्लास्टोसाइनिन, ओके। हियर देयर इज फोटो सिस्टम 1, दोनों फोटो सिस्टम एसोसिएटेड है ना, ओके। हियर देयर इज फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरोडॉक्सिन, ओके। हियर वी हैव नाइट्रेट रिडक्टेज एंड और एक कंपोनेंट यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज योर एटीपी सिंथेस, यानी कि F0 F1। तो इसको मैं ऐसे बना लूँ, ऐसे नहीं, इसको मैं, ये मेम्ब्रेन चैनल और ये F1, तो दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F0। F0 वॉज योर प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन पंप नहीं, प्रोटॉन चैनल एंड F1 वॉज योर एटीपी सिंथेस, ओके। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो और समझो। पहली चीज़, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ एसोसिएटेड था, कौन से फोटो सिस्टम के साथ? यस, फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड था, ओके। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स विच इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2, ये क्या करेगा,
वाटर को स्प्लिट करेगा। वाटर को स्प्लिट करोगे तो क्या क्या मिलता है आपको, H+ मिलते हैं यानी कि प्रोटॉन्स मिलते हैं, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें से हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अभी देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे। ठीक है, एक एक फंक्शन देखते हैं। पहली चीज़, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वो कह रहा था कि आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा NADP रिडक्टेज के पास पहुँच रहे थे। तो वही होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही होगा। क्या हो जाएगा, NADP रिडक्टेज के पास क्या है, NADP 2- है। ठीक है, 2- क्यों बन जाएगा, समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना भाई, 1 फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 एंड 1 फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, तो इसलिए NADP के ऊपर 2- चार्ज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर NADP 2- बन जाएगा NADP रिडक्टेज में, यहाँ पर NADP 2- बन रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक 1 फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 एंड 1 फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। अब हमने देखा था फोटो सिस्टम 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये भी आपने पढ़ लिया। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है प्रोटॉन्स के अंदर। ठीक है, होता क्या है कि लुमेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स के मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करूँगा। लुमेन के अंदर बहुत सारे जो है प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्रोटॉन्स। फिर क्या होता है, F0 क्या करता है, इन प्रोटॉन को लुमेन से लेकर मैट्रिक्स में छोड़ता है, लुमेन से लेकर मैट्रिक्स में छोड़ता है। तो भाई प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, लुमेन से लेकर मैट्रिक्स में जा रहे हैं। तो इसी बीच क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो प्रोटॉन्स होगी उससे F1 यहाँ पर ATP बना लेगा, यानी कि F0 क्या करेगा, प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ फेंकेगा और F1 क्या करेगा, यहाँ पर ATP बना देगा। तो कितने प्रोटॉन्स से कितने ATP बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ होगा आपके लिए कि 2 प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से आपका 1 ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, यानी कि जब 2 प्रोटॉन्स लुमेन से लेकर मैट्रिक्स में जाएंगे तब आपका यहाँ पर 1 ATP बनेगा। ठीक है, अब होगा क्या, सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है वो ATP में खर्च नहीं होते, कुछ ना कुछ जो है बाहर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बाहर की तरफ लिखूंगा कि कुछ प्रोटॉन्स जो है बाहर की तरफ एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ प्रोटॉन्स जो बाहर की तरफ एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं वो आपका यहाँ पर NADP 2- यूटिलाइज कर लेगा। NADP 2- विल गेट 2 प्रोटॉन्स हियर और यहाँ पर आपका NADPH2 भी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो आपका ATP सिंथेस ने यहाँ पर ATP का भी फॉर्मुलेशन कर लिया और NADPH2 का भी फॉर्मुलेशन हो गया, आपका मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पर बच जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर आपके कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स बच जाते हैं। होगा क्या, प्लास्टोक्विनोन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव प्रोसेस से फिर से एक बार उन प्रोटॉन्स को लुमेन के अंदर फेंक देगा ताकि आप लोग इससे फिर से ATP बना सको। ठीक है, जो कुछ प्रोटॉन्स बाहर की तरफ बच रहे हैं इनको प्लास्टोक्विनोन फिर से एक बार अंदर की तरफ लेगा और फिर से एक बार इनसे ATP आप लोग बना सकोगे। क्लियर हो गया, ओके। तो ये सारे स्टेप्स हमने देख लिए। ठीक है, अब कुछ बातों को यहाँ पर समझते हैं फिर से एक बार। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन, पहली चीज़ प्लास्टोक्विनोन के बारे में पकड़ लो। प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा था, पहली चीज़ ये अपहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आपके मैट्रिक्स वाले प्रोटॉन्स है, उनको जो है वापस अंदर की तरफ ला रहा था ना, और अपहिल वे में कर रहा था, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। तो एनर्जी कौन सी यूटिलाइज कर रहा है, इट विल यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, यानी कि प्लास्टोक्विनोन किसकी एनर्जी यूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। सो प्लास्टोक्विनोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप, विच इज एन इंपॉर्टेंट MCQ जो आपको पूछ सकते हैं कि प्लास्टोक्विनोन विल एक्ट एज प्रोटॉन पंप हियर। ओके, क्लियर, प्लास्टोक्विनोन भी क्लियर हो गया। ओके, एक इंपॉर्टेंट MCQ और एक है कि यहाँ पर आपका एक प्लास्टोसाइनिन था। देखो प्लास्टोसाइनिन, दिस इज योर प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जो है इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ मोबाइल, एक जगह पर नहीं होता। सो इट इज़ कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर आपसे पूछे तो दैट इज़ नथिंग बट द प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और एक चीज़ याद करके बताओ कि कितने प्रोटॉन्स के काइनेटिक एनर्जी से आप लोग एक ATP बना रहे थे। यस, 2 प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से आप लोग यहाँ पर एक ATP का फॉर्मुलेशन कर रहे थे। ओके, इसमें और क्या बचा, कुछ नहीं, डन। केमियोस्मोसिस इज डन हियर, डन। वाटर स्प्लिटिंग एक बार देख लेते हैं, वाटर स्प्लिटिंग को अच्छे से समझ लो। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो आपको एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दे आर बेसिकली कैल्शियम, मैंगनीज एंड क्लोराइड। तो ये आपके मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी दिए गए, तो ऑटोमेटिकली ये काफ़ी पोटेंट MCQ बन जाते हैं यहाँ पर, कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं वाटर स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे स्प्लिट होंगे, यस, इट विल गिव 4H+ एंड 4OH-, 4OH-,
4OH minus. 4OH minus will further give you 4 electrons and 4OH. इन 4OH को मैं ऐसे लिख लूँ लाइन में, ओके 4 OH आ गए. क्या हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर और एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा. समझ गए बात को? यस. तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो 2H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और आपका एक O2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पर MCQ क्या बन सकता है कि अगर आपको एक O2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे. और यहाँ पर इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम, मैग्नीज और क्लोराइड ये रिक्वायर्ड होते हैं. तो बेसिकली केमी ऑस्मोसिस हमने देख लिया, ठीक है. तो केमी ऑस्मोसिस हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया है. तो यहाँ पर हमारे फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर का पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट होता है. फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को हमने क्या कहा था, फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड डार्क रिएक्शन वाज कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ इंटरमीडिएट्स बना रहे थे. हमने बनाए थे ATPs एंड NADPH2, जो कि आप बायोसिंथेटिक फेज में यूज होंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. तो आपको अल्टीमेटली बनाना क्या है इस चैप्टर में, आपको ग्लूकोज बनाना है. तो ग्लूकोज बनाने के लिए ये जो है इंटरमीडिएट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आप डार्क रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ होता है और फाइनली आपको ग्लूकोज मिलता है, विच इज़ नथिंग बट द C3 साइकिल. काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सी साइकिल है. इसको हम लोग अगले एक लेक्चर में कवर कर देंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट C3 साइकिल. तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को कवर कर दिया, ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ PRK's एजुकेशन. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग C3 साइकिल के साथ. थैंक यू, बाय बाय.